Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Famous Scholar को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिशबा, अमजद अली शाह, आयशा हसन, आयशा नदीम, फातिमा समी, गुल नबी, हफ्सा इसरार, हानी आमिर, हसीना बीबी, हुमैरा शब्बीर, हिमाला थानवी, इकरा। हुमैरा शब्बीर कौन है? इकरा कौन है? खुदैजा, माहीन वसीम कौन है? मूनुल वरीशा, नेमत, नज़ाफ़ा तकी, रिदा बतूल, रिदा जुल्फ़िकार, रिमशा कंवल, सफ़ीना कंवल, सफ़ीना कंवल, सानिया अलवी, सहर, शहीरा आलम, शाहमीर शाहिद, सैयदा ईशा अली, सैयदा खुशना, सैयदा ज़रमीन कैफ़ी, तैयबा, उम्मे रुबाब, जैद इमरान। ये उसको उनको अटेंडेंट को बोले यार पीसी तो ऑन कर दो भाई, ऑन ही नहीं हो रहा। लाइट तो दिखा रहे हैं, ऑन नहीं हो रहा। हाँ जी, हाँ अब सेकंड हाफ में लग जाए। क्या आने के लिए इरादा करना है? दाढ़ी आने का इरादा थोड़ी होता है, वो आप इरादा करें नहीं करें वो खुद आती है। वो तो शैतान है, वो काट देता है। वो तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। नबी को निकालेगी, आप क्या चीज है? नबी को निकालेगी। अरे भाई आ भी जाओ यार। मैसेज कर दिया मैंने वहाँ ना, वो ग्रुप पर, तो आ जाते हैं 2 मिनट में ही आए। सर पेपर का तब तक थोड़ा सा सीन नहीं, पूरी फिल्म बताएंगे इंशाल्लाह आपको। वालेकुम जाकिब भाई, ये पीसी ऑन नहीं हो रहा आईटी वालों, वो मैंने मैसेज तो किया है, कोई आ नहीं रहा। ये ओल्ड बिल्डिंग सेकंड फ्लोर लेफ्ट पे फर्स्ट रूम है। हाँ भेज दें आप, सही है। मैं डायरी लेकर तो हम सिर्फ जाली पेपर में बैठ जाते पेपर तो कम
चले जी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्पोर्टेंट इवेंट्स, ये बात चल रही थी हमारी पाकिस्तान के बनने में, डिफ़िकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स ऑन दी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो हम यहाँ तक आ गए थे इम्पोर्टेंट इवेंट्स तक, दी ऑब्जेक्टिव्स, रेजोल्यूशन। भाई बस कर दो बातें, अब बंद करो। ये क्या है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? पाकिस्तान के बनने में जो मुश्किलात पेश आई उनके दौरान ये भी एक बड़ा मसला पेश आया। जो पाकिस्तान ने इंडिया एक्ट 1900 एंड किस एक्ट के मुताबिक वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल कर रहे थे? इंडिया का जो एक्ट था 1935 का, ठीक है ना। तो उन्हीं में से हैदराबाद का लास्ट जो हमने मसला पड़ा था, वो उसकी जो भी तकसीम हुई थी, इंडिया को किस तरह हासिल हुआ था ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ, वो हमने देख लिया था। उसके आगे इम्पोर्टेंट इवेंट्स में दी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, यानी कि मकासद की जो करारदाद है। जब पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पे उभरा तो उस वक्त पाकिस्तान के पास अपने कोई आइन मौजूद नहीं थे। ये बात हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम, आपको अगर याद हो। तो ये आइन क्या था? इन शॉर्ट ये कि आज़ादाना तौर पर जमहूरी निज़ाम और मजहबी निज़ाम की आज़ादी, मजहबी एतबार से अमल करने की आज़ादी, और उसके अलावा आगे बढ़ के डेमोक्रेसी, जमहूरियत जो होती है, उससे आगे बढ़कर हर एक को उसके हुकूक दिए जाएंगे। और हुकूमत जो है ये अदालती निज़ाम के अंदर कोई भी अमल दखल नहीं देगी। यहाँ तक बात हमने कंप्लीट जो है वो अच्छी तरह पढ़ ली थी और समझ ली थी। इससे आगे बढ़े तो अब क्या है? पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफिसर्स डिसक्वालिफिकेशन एक्ट, प्रोडा, PRODA जिसको कहा जाता है, एक कानून उस वक्त ये भी बनाया गया था। प्रोडा का मकसद क्या था कि हुकूमत से जो बदउनवानियाँ पेश आएंगी, अवामी नुमाइंदे अफसरान नाअहली के तौर पर जो काम करेंगे, यानी कि जो गलत इक़दामात उठाएंगे लोग, तो ये एक्ट जो होगा ये उनको कसूरवार ठहराएगा। और इस पर अमल करते हुए, इस पर अमल किस तरह होगा ये बात भी समझा रहा हूँ। और इस पर अमल करते हुए उनकी जो भी बाज़ाब्तियाँ होंगी, यानी कि करप्शंस होंगी या दीगर गलत काम होंगे, उनको पकड़ा जाएगा। ये प्रोडा एक एक्ट बनाया गया था, ठीक है ना। वो बुराई का खात्मा करेगा, सियासत के अंदर भी और गवर्नमेंट लेवल पे भी। इस एक्ट के ज़रिए गवर्नर जनरल या सूबाई गवर्नर के पास शिकायत दर्ज की जाएंगी। जैसे कि आज भी ऐसा होता है कि बहुत से पोर्टल ऐसे बना दिए जाते हैं कि भाई ये क्या है, आपकी शिकायत का ऑनलाइन पोर्टल है, या ये वज़ीर आज़म साहब हैं, या आपसे बराह रास्त जी इस वक्त में शिकायत जो है वो सुनेंगे और उनका इजाला भी करेंगे। बात समझ में आ रही है? भाई आप जो है ना लड़के साहब, आप पीछे आ जाओ, इधर अलग बैठ जाओ दूर हो के, वरना बातें ना तुम लोग ही चलती रहेंगी। तो हाँ, आप ही को कह रहा हूँ, आप पीछे आ जाएं, मेहरबानी करें। गवर्नर जनरल या सूबाई गवर्नर के पास क्या होंगी? इधर भी नहीं बैठो ना, ये लाइन है, अपनी लाइन में आ जाओ ना। देखा नहीं तुमने, अलग अलग लाइन लगी होती है। तो ये शिकायत इन दोनों के पास जो है इसके साथ रख दो, दर्ज होंगी, और वहां से इस पर क्या होगा? अमल करवाया जाएगा। जो जजों के जरिए से इंक्वायरी होगी, जो मुकम्मल अदालती निज़ाम होता है, अदालती तरीक़ेकार होता है, उसके मुताबिक उनकी करप्शन को जो है वो मिटाया जाएगा, पकड़ा जाएगा। ये बात समझ में आई? ये कौन सा एक्ट था? प्रोडा एक्ट, PRODA। इसका ये मकसद था, शिकायत इस तरह दर्ज होती थी और उन पर अदालती एतबार से जो है वो इस तरह से अमल किया जाता था। आगे बढ़ो तो रावलपिंडी कॉन्स्पायरेसी क्या है? ये कि रावलपिंडी साजिश एक उसी वक्त पैदा हुई, यानी कि उभरी। वो क्या साजिश थी
कि रावलपिंडी का जो एरिया है, यानी कि उस वक्त तो ये सरहद थी देखा जाए, क्योंकि वो किनारा लगता है, तो इसको क्या किया जाए, यहाँ पर एक साजिश पैदा हुई। मुसलमानों का भी एक फौज के अंदर से एक जनरल है, उसने क्या किया, ये साजिश उठाई और उसके साथ तकरीबन जो है 14 से 15 लोग और भी फौजी शामिल थे, जिन्होंने क्या कोशिश करी कि हिंदुस्तान बरसगीर के साथ मिलकर इस इलाके के अंदर जो है वो क्या पैदा किया जाए, फूट डाली जाए और इसको हाँ इंतशार बदउनवानी का इस इलाके को जो है वो गहवारा बना दिया जाए। तो ये क्या हुआ था, रावलपिंडी साजिश। तकसीम के बाद बहुत से पाकिस्तानी फौजी अफसरान बरतानवी फौजी अफसरान की मौजूदगी से खुश नहीं थे, लेकिन चंद हजरात ऐसे थे वो इनका साथ देते थे। उनमें से ये लोग थे कि जनवरी 1951 में सर डगलस ग्रेसी पाकिस्तानी फौज के बरतानवी को जनरल अयूब खान से तब्दील कर दिया गया। आ जाए, बैठे जल्दी। कुछ अफसरान जो हुकूमत से खुश नहीं थे, CNC हुकूमत को हटाने के लिए बगावत का मंसूबा बना रहे थे। CNC मीनिंग क्या मतलब है? CNC तो वो तो मुझे पता है, इससे आगे वाला बताओ मतलब। सर मतलब कह रहे हैं कि ब्रिटिश CNC ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। हाँ, CNC का मतलब क्या है? जो आपका इस वक्त फौज का बड़ा होता है, जिसको क्या कहते हैं? सर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है ना, बिल्कुल सर। तो ये क्या हुई थी, असल बगावत इसी बुनियाद पर हुई कि ये क्या होना चाहिए, अगर उनका बन जाएगा तो ये तकसीम जो रावलपिंडी की है ना, ये हिंदुओं के हक में चली जाएगी और आसान हो जाएगा मामला सारा। तो हुकूमत को हटाने के लिए ये बगावत का मंसूबा बनाया गया। मार्च 1951 को अयूब खान को रावलपिंडी साजिश का पता चला। साजिश करने वालों को इन्होंने गिरफ्तार कराया फौरी तौर पे, और उसके साथ साथ वो जो तकरीबन 14 अफसरान और मजीद थे उनको भी गिरफ्तार करा के और इनको सलाखों के पीछे बंद कराया, वरना ये पिंडी का इलाका भी जो होता ना, ये हाथों से निकलता। बहरहाल ये इस साजिश का जरिया बना और इस तरीके से इस मसले को हल किया गया। यहां तक बात समझ में आ गई? जी सर। अब मेन इवेंट्स है, ये कोई बच्चा पढ़े यहाँ से? सर मैं पढ़े चले जल्दी। इकोनॉमिक क्राइसिस चले ना। In 1950, a planning commission was established with an object of promoting economic growth in Pakistan. The planning commission launched the 6-year plan, which covered agriculture, industry and mining, transport and communication, and social uplift scheme. In 1953, a planning board was set up, which initiated a 5-year plan in 1956 to follow on the 6-year plan. These schemes were responsible in accelerating economic development in Pakistan. In 1952, a major jute processing plant was started in नारायण गान ईस्ट पाकिस्तान। हिंदी का वर्ड at the same time नहीं जगह का नाम है ये। was started in Balochistan, which led to heavy reserve of natural। हाँ देखो, तो अहम वाकयात में ना पाकिस्तान के बनने के बाद इक्तिसादी बहरान भी था। क्या मतलब? 1950 में उसके लिए, उस बहरान को दूर करने के लिए एक प्लानिंग कमीशन कायम किया गया, जिसका मकसद क्या था कि पाकिस्तान से ये मुआशी बहरान जो है ये ख़त्म कर दिया जाए। और वो प्लानिंग कमीशन को 6 साला मंसूबा दिया गया जो उनका टारगेट था। उसमें उन्होंने क्या काम करना था कि ज़राअत, सनत और कान कनी, ये जो बहुत सारी जो है पहाड़ों के अंदर कानें बनी हुई होती हैं, जैसे नमक की कान होती है या दीगर मसालों की कान है या और भी बहुत से मेटल्स की कानें होती हैं, ये खोद कर यानी कि वहाँ से भी जो है ये कान कशी की जाए। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन और समाजी तरक्की की स्कीमें भी उसमें शामिल थीं। 1953 में एक प्लानिंग बोर्ड कायम किया गया जिसने 1956 में 6 साला प्लान पर
अमल करने के लिए 5 साला मंसूबा शुरू किया। ये स्कीमें पाकिस्तान में मुआशी तरक्की को तेज करने के लिए बनाई गई थी। बात यहाँ तक समझ में आ गई। और उसके अलावा बलूचिस्तान में भी एक्सप्लोर करने के लिए कि वहाँ पर कुदरती गैस के बहुत से ज़खायर हैं, उसके लिए ये टारगेट भी इनको दिया गया। लेकिन 1951 से 1953 तक पाकिस्तान शदीद जो है खुशहाली का शिकार रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, ज़राअत की पैदावार जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुई। और स्टार्टिंग में, शुरुआत में 1951 में खुराक की शदीद जो है कमी हो गई, किल्लत हुई, मुआशी मसाइल भी थे, जिसकी वजह से शहरी बदअमनी का शिकार हो रहे थे। जाहिर है, जब आपको याद होगा कि कोरोना में आपने एक हल्की सी झलक देखी इसकी कि किस तरीके से राशन के मामला चल रहे थे, लोग कैसे परेशान हुए हुए थे। तो ये तो उस वक्त एक अलग रियासत और मुल्क जो है वो उभर रहा था, बन रहा था। तो उस वक्त इससे कई गुना ज्यादा जो है हालात इससे ज्यादा बिगड़े हुए थे और बदअमनी इसकी वजह से फैलती भी है। तो तब भी उस हालत में तो क्या हुआ, लोगों को राशन किसी न किसी तरह लोगों ने तकसीम किया, पहुंचाया, बांटा। लेकिन इस वक्त तो हर किसी के पास राशन होता भी नहीं था। तो पाकिस्तान के कई शहरों में ना हंगामा आराई भी पैदा हो गई, लोग बदअमनी का शिकार होने लगे। हुकूमत खुराक की कमी से मौसर अंदाज में निमट नहीं सकी थी, ये एक मसला पेश आया। मजहबी अनासिर ने भी शहरी बदअमनी का फ़ायदा उठाया। ये तो एक कहने की बात है भाई, उस वक्त एक मसला अहमदियों का बड़ा ज़ोरों शोर से चल रहा था। उलमा ने तो उसको क्या किया, सिर्फ पॉइंट आउट किया। इसी दौरान जबकि खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, लेकिन मौलवी ने भाई अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ी है, उन्होंने अपना काम जारी रखा है। हाँ, दुनियादारों ने जरूर अपने काम पेंडिंग किए होंगे, लेकिन इन हजरात ने उस मौके पे भी क्या किया था। अहमदी जो एक मजहब है, जो क्या मानता है, वो ये कहता है कि हम बेशक मुसलमान हैं और हम कलमा भी पढ़ते हैं, लेकिन उस कलमे का दूसरा जुज हम बदलते हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी रसूल नहीं है, ये उनका अकीदा है, ये उनका यकीन है। ये उस वक्त उभरा था बड़ी तेजी के साथ, और गवर्नमेंट लेवल पे भी इनके बहुत से अफसरान सीटों पे मौजूद थे। हत्ता के एक बड़ा उस वक्त जो मकाम होता था सूबाई लेवल पे, उस बड़ी सीट पर भी एक अहमदी कादियानी बैठा हुआ था। तो इस पर उलमा ने उसी मौके पर जो है ये आवाज़ भी उठाई कि भाई इन अहमदियों को क्या करार देना चाहिए, गैर मुस्लिम करार देना चाहिए। उलमा इकराम ने अहमदियों के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी। उन्होंने मुतालबा किया कि पाकिस्तान के वजीर खारजा सर जफरुल्लाह भी कौन थे, अहमदी थे, तो उन समेत तमाम अहमदियों को सरकारी मुलाजमत से बरतरफ किया जाए। अगरचे मजीद गड़बड़ शुरू हुई, लेकिन 1953 मार्च का महीना है, आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम चीज़ें पुरसुकून हो गई, यानी कि सुकून में आ गया सारा मामला। और बहरहाल अहमदियों को भी क्या करार दिया गया, गैर मुस्लिम करार दिया गया। ये उलमा की मेहनत से सब कुछ हुआ। बात समझ में आ रही है? बहुत लंबी और बड़ी तहरीक चली थी, जिसकी वजह से आप मुसलमानों का ईमान बच गया, वरना ईमान भी जाता, क्योंकि ये खतरनाक एक कौन है, मजहब है, दीन नहीं है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलो भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल इश्यूज। As already mentioned, recommendation of the Basic Principle Committee presented at Assembly on 28th September 1950 was heavily criticized and withdrawn for further consideration. The Basic Principle Committee prepared a revised report. Prime Minister Nazimuddin presented the report on 22nd December 1952. Suggestions were: the head of the state shall be Muslim. The House of Unity will have 60 members from East Pakistan and 60 from West Pakistan. भाई, आइन और सियासी जो मसाइल हैं, जैसा कि आपने पहले भी सुना ना कि 28 सितंबर 1950 1900 या आप दोनों से अभी मैं सुनूंगा जो बता रहा हूँ, ठीक है? खड़े होके बताइएगा दोनों। 28 सितंबर
1950 को असेंबली में ये पेश की गई। ये जो एक आइन साजी नए तौर पर बनाई गई उसको इस तारीख में यानी कि सितंबर 28, 1950 को असेंबली के अंदर पेश किया गया। बुनियादी उसूलों की कमेटी की सिफारिशात पर सख्त तनकीद जो है वो की गई और मज़ीद गौर के लिए इसको वापस किया गया। बुनियादी उसूल, अच्छा ये आइन क्या थे जो कवानीन बनाए गए थे नए 1900 किसके मुकाबले में, जो इंडिया एक्ट था वो कौन सा था, 35 का। 1935 के ऑल्टरनेट में मुसलमान अपने आइन लेकर आना चाह रहे थे जो इन्होंने पेश किए और ये रद्द करके वापस लौटाए गए कि भाई इनको मजीद इनके अंदर जो है और ज्यादा क्या होनी चाहिए, तौजीहात बढ़नी चाहिए। बुनियादी उसूलों की कमेटी ने एक नजरसानी शुदा रिपोर्ट तैयार की यानी कि सेकेंडली टाइम अटेम्प्ट किया कि भाई इन कवानीन को दोबारा से और मजीद परखना चाहिए, देखना चाहिए। वजीर आजम नाजिमुद्दीन ने 22 दिसंबर 1952 को रिपोर्ट पेश की। इसकी तजावीज़ ये थी जो यहाँ पर पॉइंट के साथ आपको पता चल रही है। रियासत का जो सरबरा होगा, सबसे पहला पॉइंट क्या था, वो मुसलमान होगा। द हाउस ऑफ यूनिट विल हैव 60 मेंबर्स फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान एंड 60 मेंबर्स फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान के बनने के बाद पाकिस्तान दो हिस्सों में टुकड़े था, एक ईस्ट पाकिस्तान, दूसरा वेस्ट पाकिस्तान। तो दोनों को बुनियादी और बराबरी के हुकूक अदा दिए जाएंगे। इसीलिए 60 मेंबर दोनों जानिब से होने चाहिए। ये बराबरी पेश की गई ताकि बंगाल के बंगालियों को भी इस पर कोई एतराज ना हो, लेकिन फिर भी उनको उर्दू जबान पे बहुत ज्यादा एतराज था। आवाम के ईवान में 400 मेंबरान होने चाहिए जिनमें से हर विंग से 200 मुंतखब करदा मेंबरान होंगे, बाकी 200 जो है वो आपस में उनके ही जिम्मे होगा कि वो खुद तय करेंगे। भाई ये पॉइंट समझ आ रहे हैं? नहीं आ रहा तो मुझसे आप उसी वक्त पूछे, मैं आपको दोबारा रिपीट करूंगा, दोबारा बताऊंगा। हाँ जी, नहीं कुछ कह रही हैं आप। अच्छा, थर्ड नंबर पे क्या है कि मजहबी अकलियतों के कौमी और सूबाई सतह पर अपने नुमाइंदे होंगे। मजहब जो है इसको छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि इनकी तरफ से क्या होगा, जो अकलियत के अंदर है, माइनॉरिटी में है, उनको भी जो है इसमें बराबर का हिस्सा दिया जाएगा। कौमी असेंबली को जवाबदेह होंगे ये लोग। इस्लामी माहिरीन की एक कमेटी का इंतखाब सरबराह मुमलिकत करेगा। इस्लामी कमेटी में कौन लोग होंगे, उलमा इकराम होंगे। एक तौजीहात बढ़नी चाहिए। बुनियादी उसूलों की कमेटी ने एक नजरसानी शुदा रिपोर्ट तैयार की यानी कि सेकेंडली टाइम अटेम्प्ट किया कि भाई इन कवानीन को दोबारा से और मजीद परखना चाहिए, देखना चाहिए। वजीर आजम नाजिमुद्दीन ने 22 दिसंबर 1952 को रिपोर्ट पेश की। इसकी तजावीज़ ये थी जो यहाँ पर पॉइंट के साथ आपको पता चल रही है। रियासत का जो सरबरा होगा, सबसे पहला पॉइंट क्या था, वो मुसलमान होगा। द हाउस ऑफ यूनिट विल हैव 60 मेंबर्स होने चाहिए। ये बराबरी पेश की गई ताकि बंगाल के बंगालियों को भी इस पर कोई एतराज ना हो, लेकिन फिर भी उनको उर्दू जबान पे बहुत ज्यादा एतराज था। आवाम के ईवान में 400 मेंबरान होने चाहिए जिनमें से हर विंग से 200 मुंतखब करदा मेंबरान होंगे, बाकी 200 जो है वो आपस में उनके ही जिम्मे होगा कि वो खुद तय करेंगे। भाई ये पॉइंट समझ आ रहे हैं? नहीं आ रहा तो मुझसे आप उसी वक्त पूछे, मैं आपको दोबारा रिपीट करूंगा, दोबारा बताऊंगा। हाँ जी, नहीं कुछ कह रही हैं आप। अच्छा, थर्ड नंबर पे क्या है कि मजहबी अकलियतों के कौमी और सूबाई सतह पर अपने नुमाइंदे होंगे। मजहब जो है इसको छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि इनकी तरफ से क्या होगा, जो अकलियत के अंदर है, माइनॉरिटी में है, उनको भी जो है इसमें बराबर का हिस्सा दिया जाएगा। कौमी असेंबली को जवाबदेह होंगे ये लोग। इस्लामी माहिरीन की एक कमेटी का इंतखाब सरबराह मुमलिकत करेगा। इस्लामी कमेटी में कौन लोग होंगे, उलमा इकराम होंगे। एक शरिया बोर्ड होगा
जो तमाम कवानीन की जांच पड़ताल करेगा कि कोई कानून भाई कुरान और हदीस और शरीयत के खिलाफ तो नहीं है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि तमाम कवानीन इस्लाम के ऐन मुताबिक हैं। सरकारी ज़बान उर्दू को उसका दर्जा दिया जाएगा। सरकारी ज़बान क्या होगी हमारी? कौमी ज़बान उर्दू होगी। ये बात एक तजवीज़ के तौर पे इन कवानीन के अंदर पेश की गई। लेकिन 17 अप्रैल 1953, 17 अप्रैल 1953 को ख्वाजा नाजिमुद्दीन की हुकूमत को गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने बरतरफ कर दिया, यानी कि डिसमिस कर दिया। किसने किया भाई? ख्वाजा नाजिमुद्दीन साहब ने। किन को डिसमिस किया? गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद को डिसमिस कर दिया। ये बात समझ में आ रही है? मईशत को कंट्रोल में ना लाने की वजह से, जो आपने अभी ऊपर पढ़ा है ना कि मईशत का क्या था, बहुत ज्यादा बहरान था, खाने पीने की बहुत ज्यादा किल्लत थी। तो खुराक की किल्लत के नतीजे में होने वाले फसादात, काबीना के 3 अरकान को भी उनके साथ बरतरफ कर दिया, डिसमिस कर दिया। ख्वाजा नाजिमुद्दीन की हुकूमत को इस हकीकत के बावजूद बरतरफ किया गया कि इनकी अक्सरियत थी भाई कि किधर पार्लियामेंट के अंदर। गुलाम मोहम्मद ने अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर मोहम्मद अली बोगरा को वजीर आजम मुकर्रर किया। ये देखें, पाकिस्तान की किस्मत यहाँ से खराब हुई है। ये इधर से शुरू हुआ है, मैंने आपको जड़ पकड़ा दी है, आगे आपकी मर्जी है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ से आपकी सियासत किसके हाथों में गई है? गोरों के हाथों में गया है निजाम सारा। यहाँ से गड़बड़ हुई। तो ये जब से ख्वाजा, हाँ ये याद रखने के पॉइंट्स हैं भाई, बातें नहीं करो। मैं भी सुनूंगा तुम लोगों से खड़ा करके कि ये बताओ पैराग्राफ में मैंने क्या समझाया है। ये आगे वाली आपसे भी पूछूंगा। गुलाम मोहम्मद ने अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर जो थे मोहम्मद अली बोगरा, इनको वजीर आजम मुकर्रर कर दिया। ख्वाजा नाजिमुद्दीन को बरतरफ करते हुए गुलाम मोहम्मद ने यह बात कही कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ख्वाजा नाजिमुद्दीन की काबीना मुल्क को दरपेश मुश्किलात से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पे नाकाफी साबित हुई है। ख्वाजा नाजिमुद्दीन अपनी वजारत से बरतरफी पर सख्त नाराज हुए और HS ने गवर्नर जनरल के इक़दाम को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया। HS क्या है? हाँ, हेड ऑफ क्या? हेड ऑफ क्या? हाँ, हेडक्वार्टर HS। ये असल में एक एजेंसी होती है, सुन लो, जो आपके क्या करती है, सिक्योरिटी का निजाम देखती है पूरे मुल्क का। एक खुफिया एजेंसी है, CIA उससे उसका बच्चा है, उसको छोड़ो। ये उनसे भी ऊपर की चीज है। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, तो इन्होंने क्या किया? HS ने गवर्नर जनरल के इक़दाम को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया कि ये क्या है, विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल इन्होंने एक्शन किया है, बगैर किसी कानून के। अच्छा, ये पैराग्राफ मुझे कौन समझाएगा भाई? यहां से कोई लड़कियां समझाएं, एक एक करके कोई एक एक बात बताएं। आप एक बात बताएं, ऊपर करूं वापस? पहले देख कर बताएं। मोबाइल अंदर रख दें, बिल्कुल मोबाइल बंद करके अंदर रखें। चले, यहां से शुरू हो। कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल इश्यूज। हाँ जी, आपसे बोल रहा हूँ मैडम, क्या नाम है इनका? हाँ चले, उससे ओपन करें जल्दी। बताएं ये इधर क्या हमने बताया, एक एक पॉइंट बताएं पीछे तक सब। नहीं, तुमसे पूछता हूं अभी मैं। ये आईनी सियासी मसाइल यहां पर जिक्र किए इन्होंने। बात स्टार्ट कहां से हुई थी, आप बता सकती हैं? इस पैरा, हाँ
देखो बात यहाँ से शुरू हुई थी कि 1935 का एक्ट पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया था, जो कि इंडिया एक्ट था 1935 का। जब मुल्क बना तो अब कानून की भी जरूरत थी, मजबूरन पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का कानून सबसे पहले लिया मजबूरी के तहत। पाकिस्तान लेने से पहले ही अब उस कानून को क्या कर रहे हैं, अपने तौर पर अपना कानून बनाना चाह रहे हैं। तो अपना कानून, क्योंकि हाँ हिंदुस्तान का कानून तो क्या था, कुरान हदीस के खिलाफ था। तो अब कुरान हदीस के मुताबिक अपना कानून बनाने के लिए इन्होंने उस कानून के अंदर तरामीम करी, बहुत सारी। हमारे यहाँ तरामीम का लफ्ज यूज होता है ना, अमेंडमेंट क्या कहते हैं उसको, अमेंडमेंट की, ठीक है। तो वो है इस एक्ट के अंदर सारी की सारी, जो कि कौन सा है 1935। नहीं भाई वो था ना 35, ये तो 50 है। अच्छा मतलब 1950 35 वाले को 52 में इम्प्लीमेंट कर। नहीं, 1950 में अपना कानून बना रहे पाकिस्तान, सबसे पहला कानून। अच्छा और वो कानून जो बनाया है उसकी ये शिकें हैं, ये पॉइंट्स हैं जो मैंने इधर आपको 6-7 बताए हैं। उनको जब पेश किया गया तो कहा गया कि भाई ये रिवाइज होनी चाहिए, ये गलत है, इसमें बहुत सी कमी बेशियां हैं, तो इनके खुद अंदर भी तरामीम होनी चाहिए, अमेंडमेंट्स जो भी आप कह रहे हैं वही। तो वो होना क्या है, जरूरी है। हाँ हाँ, तरामीम करना, तरमीम की जमा तरामीम है। चलो अब आगे कोई एक बात बताओ, अब ये आगे क्या पॉइंट चल रहे हैं बताओ। आप खामोश हो जाओ, सुनो, अब ये तकरीर करनी है आप। हाँ जी चलो जल्दी करो, वक्त कम है। नहीं नहीं, आप पहले बताएंगी, सीधे हाथ से शुरू होता है। नहीं नहीं, मुसलमान सीधे हाथ से शुरू करता है, जल्दी करें। उल्टे हाथ से कोई नहीं काम करा करें, उल्टे हाथ से गलत काम किए जाते हैं और बुरे काम, सुन्नत है ये। सीधे हाथ से हमेशा अच्छे काम करे जाते हैं। घड़ी बांधना है सीधे हाथ पे बांधे, क्योंकि वक्त देखना क्या है, अच्छी बात है। खाना खाएं सीधे हाथ से खाएं, बैतुल खला जाए उल्टा हाथ इस्तेमाल करेगा, फिर सीधा नहीं। हाँ जी, जितने भी स्टेट के हेड होंगे वो मुस्लिम। हाँ जितने भी हेड्स होंगे हमारे इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान के, वो कौन होंगे, मुसलमान होंगे, सबसे पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है, सेकंड पॉइंट, ईस्ट पाकिस्तान से होने चाहिए और 60 वेस्ट पाकिस्तान से। हाँ जो भी टोटल 120 मेंबरान हो तो वो डिवाइड हो, हाफ, आधे आधे तकसीम हो। हाँ जी आप बताएं, आगे कोई भी एक पॉइंट बता दे। हाँ भले देख के बताएं, चले बताएं। और उसमें से 200। हाँ 400 अगर मेंबरान है तो 200 बाहर से मुंतखब होने चाहिए, 200 अंदर से। आगे बताएं, आप बताएं जी कोई एक पॉइंट। माइनॉरिटीज, हाँ Minorities should have their representation at national and provincial levels. मजहबी एतबार से जो अकलियती तौर पे मौजूद है, यानी कि जिनकी तादाद कम है, मजहबी एतबार से उनको भी क्या होगा, सूबाई लेवल पे दर्जा दिया जाएगा। उनका भी एक अलग कोटा सिस्टम होगा। कोटा सिस्टम तो जो हमारे सामने हो तो बहुत बाद में बना, अयूब खान और इधर उधर, लेकिन ये बात उधर से शुरू हो गई है। आगे बताएं जी। और जो भी जो है आएगा, लाइक जो प्रेसिडेंट होगा जो भी, तो वो पब्लिक की रजामंदी से आएगा। पब्लिक की रजामंदी से आएगा, ये कहाँ लिखा हुआ है, समझ नहीं आया। मतलब जमहूरियत की बुनियाद पे आएगा, ये कह रही हैं। वैसे वो पॉइंट यहाँ तो नहीं है मेरे पास। वो पता नहीं कहाँ। चले आप आगे कोई पॉइंट बताएं। कौमी जबान क्या सेलेक्ट करी जाए, उर्दू की जाए, ये एक पेशकश की गई। आगे कोई बात आप बताएं। हाँ ये पॉइंट वैसे हो गया। हाँ जी आप बताएं आगे, फिर क्या हुआ इन तमाम कवानीन के साथ। 17 अप्रैल 1953 में क्या हुआ फिर,
जो ख्वाजा निजामुद्दीन थे वो जो है डिसमिस हो गए थे गवर्नर। खुद ही खुद उन्होंने डिसमिस कर लिया अपने आप। किसने किया था? गुलाम मोहम्मद खान। ये कौन थे? खामोश हो जाओ भाई। जनरल गुलाम मोहम्मद कौन है? अभी मैंने बताया था वर्दी वाले, फौज के बड़े थे ये, यानी के चलो सही है। आगे, हाँ आगे आप कोई पॉइंट बताएं। आगे क्या हुआ? आप ही नहीं, आप, आपका नंबर है। आगे बताएं कुछ। इस सब से क्या हुआ? हाँ, उनको भी पार्लियामेंट के जो 3 मेंबरान थे उनको भी इनके साथ डिसमिस किया गया था। आगे आप बताओ। मुआशी बहरान चल रहा था ना, वो क्या बात थी? वो है ना, आगे देखो। आगे चलो, क्या हुआ? वहां दिमाग लगाओ, छोड़ दो, फजूल बातें नहीं सुना करो। चलो, मुआशी बहरान जो पैदा हो गया था, इनको क्यों डिसमिस किया था? चलो उसकी वजह बताओ। फूड शॉर्टेज की वजह से इनको डिसमिस किया था। ये मईशत के बहरान पर काबू नहीं पा रहे थे। हाँ जी, आगे बताओ। क्या बर्बादी शुरू हो गई थी? अमेरिका बम गिरा रहा था क्या? भाई अच्छा ये बताओ, गुलाम मोहम्मद ने जो बात कही थी उनको डिसमिस करते हुए, क्या बात कही थी कि मैं इनको क्यों डिसमिस कर रहा हूं? देखो इधर लिखी हुई है सामने ही। 1 मिनट रुक जाओ, आपका नंबर आ रहा है आगे। भाई उन्होंने एक कहा था ना, देखो सेकंड थर्ड लाइन में है, गुलाम मोहम्मद सेड आई हैव बीन ड्राइवन इन द कंक्लूजन दैट द कैबिनेट ऑफ ख्वाजा नाज़िमुद्दीन हैज प्रूव्ड। आगे पढ़ के बताओ, अब समझाओ क्या उन्होंने कहा था उनको डिसमिस करते हुए। उन्होंने ये बात कही थी कि भाई ये मईशत के बहरान पे काबू नहीं पा सके, इस वजह से मैं इनको डिसमिस कर रहा हूं। फिर आगे सी इन सी क्या है? सी इन सी, हाँ देखा ना, इनको वही लग रहा है सी इन सी, यानी कि वो देखो फिर देखो वाला। दिमाग तो वही जाता है ना। सी इन सी वर्ड ही वही है। हाँ जी, क्या है सी इन सी बताओ। हाँ, क्या मतलब था उसका? आप बताए ना लास्ट वाली। चीफ ऑफ कमांड। हाँ, चीफ इन द आर्मी ऑफ कमांडर, जो भी उनके अंदर मौजूद बड़ा होता है, चीफ होता है, वो है। अच्छा ठीक है, सही है, यहां तक तो तकरीबन बात हो गई। आखिरी बात जो इसके अंदर है, उसने बात क्या कही थी? वो जो चीफ ऑफ कमांडर था उसने बात क्या कही थी? इनको डिसमिस जब किया गया तो उसने क्या बात करी? HS, ये HS क्या है? हायर सिक्योरिटी। पाकिस्तान की जो जितनी भी आपको एजेंसियों के नाम पता है वो सब किसके अंडर आती हैं? HS के। और इसका कहना क्या था कि जो इनको डिसमिस किया गया ये क्या है? गैर कानूनी, गैर आईनी तौर पर इनको डिसमिस किया गया। ये सही फैसला नहीं हुआ, ये फैसला क्या हुआ है? गलत है बिल्कुल। आगे देखें इंपॉर्टेंट इवेंट्स। 1 यूनिट स्कीम। 1 यूनिट स्कीम क्या है? पढ़े इसको कोई स्टूडेंट। 1 यूनिट स्कीम आप पढ़ लें। आप बस रुक जाओ। वन यूनिट स्कीम, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ये इतना ही जूम होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। Muhammad Ali Bogra announced in 1954 that all areas of West Pakistan and princely state would be integrated into a single administrative system known as One Unit Scheme. The acting Governor General Iskandar Mirza passed an order on 5th October 1955 establishing the unified province of
West Pakistan, known as the One Unit Scheme. देखो 1 यूनिट स्कीम क्या था, एक बहुत बड़ा मकसद था, बहुत फायदेमंद था मुसलमानों के, पाकिस्तानी मुल्क के लिए। इसका क्या मकसद था? ये जो स्कीम बनाई मोहम्मद अली बोगरा साहब ने 1954 नवंबर के अंदर 1954 नवंबर में 1 यूनिट स्कीम का मकसद मगरबी पाकिस्तान के चारों सूबों और 10 रियासतों को एक साथ ज्वाइन करना मकसद था, जम करना इनका मकसद था। इसका ऐलान भी मोहम्मद अली बोगरा ने 1954 में किया कि मगरबी पाकिस्तान और शाही रियासतों के तमाम इलाकों को एक वाहिद इंतज़ामी निज़ाम में ज्वाइन कर दिया जाएगा, जम कर दिया जाएगा, जिसे 1 यूनिट स्कीम कहा जाता है। कायम मुकाम गवर्नर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा ने 5 अक्टूबर 1955 को मुत्तहिदा सूबे मगरिब के क़याम का हुक्म जारी किया। पाकिस्तान को 1 यूनिट स्कीम के नाम से जाना जाता है, यानी कि वो इस काम के अंदर क्या हुए, सक्सेसफुल हुए, कामयाब हुए। और उन्होंने इस स्कीम के तहत बहुत हद तक जो है पाकिस्तान के दोनों हिस्सों को आपस में जम कर दिया। भाई कहाँ जा रही हो? निकल गई। चले द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। सर मैं पढ़ूंगा। हाँ पढ़े, थोड़ा सा आवाज से। The passage of 1956 Constitution was a benchmark. बात सुने, कहीं जाना नहीं, क्विज होगा अभी, और बताना नहीं अंदर आके किसी को, फिर आपके नंबर मिस हो जाएंगे। मेरे साथ मेरी बहन है नीचे, मुझे जाना पड़ेगा इमरजेंसी, अब उसकी तबीयत खराब हो रही है। अच्छा, उसको हेड साइड का प्रॉब्लम है, उसको सीटी स्कैन भी करवाना है। देख लें फिर क्विज देख लें, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। अभी उसने मैसेज किया कि जल्दी आओ। देख लें फिर, आपकी मर्जी है, मैं क्या करूं। 13th part, the very provision of Constitution was as follows. सही पढ़ा इसने, देख के आना। आ जाए। Islamic Republic of Pakistan. Number 2. All citizens shall never. पढ़ो पढ़ो, सही है। अच्छा भाई पढ़ लिए, ये मुकम्मल पढ़े पॉइंट्स। All citizens shall have equal rights. Number 3. Independence of judiciary shall be guaranteed. The head of the state shall be Muslim. He will be over 40 years of age and shall be elected by the central and provincial assemblies. He shall be elected for 2 terms and shall have the right to dissolve the assembly on the advice of the Prime Minister. Number 5. The President shall appoint the Prime Minister and cabinet members from among the members of the National Assembly. देखो पाकिस्तान का जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम है ना, वो इस कानून के तहत है। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया गया। आइन की मंजूरी इस्कंदर मिर्जा के दौरे हुकूमत का एक तारीखी वाक़या था। इस्कंदर मिर्जा ने चौधरी मोहम्मद अली को वजीर आज़म मुकर्रर किया और उन्हें आइन साजी का काम भी सौंपा कि भाई ये जो मजीद फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, यानी कि पाकिस्तान के जो कवानीन मुरतब होने बनने हैं, इनको आपके ज़िम्मे है कि बनाएं। 29 फरवरी 1956, 29 फरवरी 1956 को आइन बिल मंजूर किया और 1956 का आइन 234 आर्टिकल पे था। 234 आर्टिकल्स थे इसमें, जिनको 13 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया था। ठीक है ना। आइन की अहम शिकें क्या थी? सबसे फर्स्ट आपके सामने के इस मुल्क का नाम क्या होगा? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा, जो कि गलत रखा। दूसरा क्या था? क्योंकि वो काम क्यों करो जो करना ही नहीं है, तो नाम क्यों रखो? सोशल रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नाम जो है वो इस्लाम है और काम जो है वो कुफर वाले हैं, अल्लाह बचाए। तमाम शहरियों को मुसावी हुकूक दिए जाएंगे, शैल हैव इक्वल राइट्स। जितने भी शहरी होंगे, किसी को नहीं देखा जाएगा भाई ये गोरा है या काला है या अंग्रेज है या हिंदू है या मुसलमान है, बल्कि सबको जो है बराबरी के हुकूक दिए जाएंगे। और थर्ड नंबर पे क्या था कि अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाया जाएगा, यानी कि जो आपकी अदलिया है उसको, अदालतों को आज़ाद छोड़ा जाएगा।
वो किसी के मोहताज नहीं होंगे। उसके बाद रियासत का सरबरा मुसलमान होगा, ये बात हो गई। उसकी उम्र 40 साल से कम ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि नवाज शरीफ की उम्र हो, और उसे मरकजी और सूबाई असम्बलियों के ज़रिए मुंतखब किया जाएगा। वो 2 मियादों के लिए मुंतखब होगा। उसे वज़ीर आज़म के मशवरे पर असम्बलियाँ तहलील करने की भी इजाज़त होगी, हक हासिल होगा। सदर कौमी असम्बली के अरकान में से वज़ीर आज़म और काबीना के अरकान का तकर्रुर करेगा, यानी कि उनको सेलेक्ट करेगा। कौमी असम्बली में मशरकी मगरबी पाकिस्तान से बराबर की नशिस्तें डिवाइड होंगी, जैसा कि अभी पिछले कानून में भी ऐसा ही था, लेकिन अब वो काउंटिंग इन्होंने यहाँ पर छोड़ दी। असम्बली से मंजूर शुदा बिल को 90 दिनों के अंदर सदर की मंजूरी मिलनी होगी। अगर वो मुस्तरद करता है तो सदर को बिल पर अपनी रजामंदी देने के लिए, मुतासिर करने के लिए 2/3 की अक्सरियत लाजमी चाहिए होगी, वरना अगर ऐसा नहीं होगा तो वो ये काम सदर भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान जब बना तो ज्यादातर पावर जो होती थी, सबसे ज्यादा ताकत, वो किसके पास होती थी? सदर को मिलती थी, सदर के पास होती थी। सदर के जिम्मे होता था, अगर उसने तहलील करनी है, सारी पार्लियामेंट तोड़नी है, सारा कुछ उसने कौमी असम्बलियां सब तोड़नी है, तो वो कौन कर सकता था? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी नहीं बीच में अमल दखल कर सकता था। उसका काम क्या है? सरहदों की हिफाजत करना, उधर जिहाद करे, वहां जिंदगी दे, उनके जिम्मे होता था। और वजीर आजम के इख्तियारात उससे बहुत नीचे होते थे, वो वजीर आजम भी सदर का मोहताज होता था। लेकिन अब मामला उलट हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कवानीन अपने मफादात में सियासतदान बनाते गए, और अब आपका वजीर आजम के पास ज्यादा इख्तियार होता है और सदर बस बेचारा बैठ के दस्तखत पे दस्तखत कर रहा होता है। उसके पास क्या है? ज्यादा फोर्स, ताकत नहीं होती। हाँ, वो तो टीवी पर भी नहीं आता, फायदा नहीं, वो तो हमारे दफ्तर के साथ उसका क्लिनिक के उधर आता है, ये आरिफ अलवी जो है। हाँ, ये हर दूसरे 1 महीना 2 महीना छोड़ के आया हुआ होता। हमने खुद ऐसे उसको कितनी दफा सामने खड़ा हुआ देखा है। कोई इतनी खास सिक्योरिटी भी नहीं होती। अभी की बात है, अभी 2 महीने पहले भी आया हुआ था। वो उसका अपना जाती क्लिनिक है आरिफ अलवी के नाम से, लेकिन वो बस उधर विजिट करने आता है और चला जाता है। जो भी उसका काम है, उसकी बेटी बैठती है वहाँ, उसका बेटा बैठता है, वो तो रोज ही आते हैं। हमारे दफ्तर के साथ दीवार मिली हुई है बिल्कुल, तो वो आने का सदर का इतना मसला नहीं होता। वजीर आजम को लोग पकड़ते हैं इधर से, उसका आना क्या होता है? उसने काम ऐसे किए होते, पावर होती है ना, इसके बेचारे के पास इतनी पावर ही नहीं है, क्या करेगा? अब चले भाई आगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन समझ आया? ये आसान है बहुत, इसमें कोई पॉइंट रह तो नहीं गए, मैंने सब बता दिए हैं। अब लास्ट ये है मार्शल लॉ, इसको कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ूंगा सर। हाँ, स्लो नहीं पढ़ना है भाई। Shoवर्दी was a क्या था? Seasoned पढ़ने देना, वो पढ़ रही है, आप पढ़ रही हैं, पढ़ने दो। He was a seasoned politician of Bengal. He had been Prime Minister of the United Kingdom for independence. He offered to move Pakistan from Calcutta. He disliked to be the puppet Prime Minister. हाँ, puppet. He started to control over government machinery, but he gave enormous authority to the president. He pressed hard on Mirza to allow him some meaningful degree of authority. The tug of war between Mirza and Suhrawardi resulted in divided political forces of the country, and all Pakistan Muslim League was reduced to a Muslim group unpopular with the masses. भाई मार्शल लॉ, सहरवर्दी बंगाल के ना एक तजुर्बेकार सियासतदान रहे। पहले ये बंगाल के जो है प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके। इन्होंने कलकत्ता से पाकिस्तान आने का इरादा किया और आ भी गए। और ये क्या चाहते थे कि भाई एज अ प्राइम मिनिस्टर यानी कि वजीर आजम मैं यहाँ पर जो है वो अपनी खिदमत दूँ, और सदर साहब जो है ना मौजूदा, ये क्या करें, मुझे इख्तियारात दें, मुझे पावर्स दें, ताकि मैं यहाँ का निज़ाम जो है वो सीधा कर सकूँ। और उनको कठपुतली वजीर आजम बनने का कोई शौक नहीं था। वो जो पिछले वजीर आजम गुजरे, उनको वो ऐसे ही समझते थे कि इन्होंने तो क्या करा है, कठपुतली के तौर पर ही सारे काम किए, ये काम ऐसे सीधा हो नहीं सकता। फेरोज खान नून को पाकिस्तान का तीसरा वजीर आजम मुकर्रर किया गया। वो पंजाब के जमींदार थे। उनकी काबीना में मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ सियासी नज़रियात रखने वाले अरकान शामिल थे। और फेरोज खान नून ने
बड़ी काबीना का तकर्रुर करके अफरा तफरी के हालात पर काबू पाने की भी कोशिश करी। इनकी काबीना में 80 कौमी असेंबली में 80 सीटों में से कितनी थी? 26 थी, यानी कि इनके 26 अरकान थे काबीना के अंदर मौजूद। मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले काबीना के अरकान के मुतज़ाद ख्यालात की वजह से काबीना इत्तेहाद को एक बड़ी मुश्किल का सामना था। बात आगे जा रही है तो आगे देखना पड़ेगा ना। हाँ, मुल्क के अंदर जो मसाइल थे ना इस वक्त, वो असल मसाइल क्या चल रहे हैं? गुर्बत का मसला है और खाने पीने का मसाइल है। इस वक्त जो है वो सबसे बड़े मसाइल में से, आपने अभी पीछे पढ़ी तो ये बात, क्यों भूल गए? क्या मसला था? सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद है, इकोनॉमिक क्राइसिस मौजूद है। तो इन पर काबू पाने का जो मसला है ना, ये इस वक्त बहुत ज्यादा सख्त था। ये काबू पाने के लिए ही ये सारे इकदामात उठाए गए। ये जो इनको भी तीसरा वजीर आजम मुकर्रर किया गया है, वो इसी बुनियाद पर मुकर्रर किया गया कि ये इस मुश्किल से शायद मुल्क को दूर निकाल लें। मुख्तलिफ सियासी धड़ों में जमातों के अंदर शदीद लड़ाई ने सदर मिर्जा को एक्शन लेने पे मजबूर किया। दर हकीकत मिर्जा इस गहरे झगड़े को ख़त्म करने के लिए इस मौके की शिद्दत से तलाश भी कर रहे थे, जिसने अपनी हुक्मरानी को गैर मकबूल बना दिया था। मिर्जा ने 7 अक्टूबर 1958 को आइन जो बना हुआ था वो मनसूख कर दिया। कौन सा आइन? 1956 का, 1956 का, और खुद सदर के तौर पर मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो 1956 का कानून, कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने क्यों मनसूख किया, क्यों कैंसिल किया? खुद पावर सारी हासिल करने के लिए कि सदर के पास तमाम पावर्स में आ जाए, कन्वर्ट हो जाए, और फिर सदर क्या करे? अपनी मर्जी से कौमी असेंबलियां तोड़ना चाहता है तो तहलील कर दे, तोड़ दे, और एक नया कानून बनाना चाहता है, नया कानून बना के ले आए। किसी को नया वजीर आजम तय करना चाहता है तो अपनी मर्जी से नया वजीर आजम तय कर दे, या फौज की तरफ से किसी को लेकर आना चाहता है तो ये काम भी कर दे। लिहाजा ये मिर्जा साहब ने ये एक बहुत तारीख का सबसे पहला बड़ा और गलत काम किया कि इन मिर्जा साहब ने बेहद गैर मकबूल ये काम किया कि इन्होंने फौजियों में से, मुझे तो आवाज नहीं आ रही, आ रही आवाज? इसमें लिखा है एमसीक्यूज, एमसीक्यूज के लिखा है बोले फिर तो एमसीक्यूज यहाँ तक है ना, ये क्वेश्चन 2 है ना अलग। एमसीक्यूज में ऑप्शन लाजमी नहीं होते, एमसीक्यूज में फिल इन द ब्लैंक्स भी होते हैं। एमसीक्यूज में फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, ट्रू फॉल्स भी शामिल होते हैं, करेक्टली दूसरी करेक्ट आंसर भी शामिल होता है, ये सब होते हैं। ये इसीलिए तो मैंने ऐसे दिया आपको चेक करने के लिए। मोबाइल रखो, पेपर पे हल करना है, मोबाइल रखो, सामने नजर आ रहा है, क्योंकि इसके नंबर जो है ना वो आपको ब्लैक बोर्ड पे ही मिलेंगे, इसीलिए हाँ बस क्वेश्चन नंबर डालना। इस तरह से भी हो जाए, अटैच होके अपलोड कर दें। 10 मिनट भी बहुत है इस काम के लिए।
सही है, अब नजर आ रहा है सही? जी सर, आप काफी ठीक है। 17 तारीख को ही है आपका भी पेपर। सर ब्लैकबोर्ड आइटम से वो गलत आ रही है डेट्स। और इस्लामिक स्टडीज भी 17 को ही है। इस्लामिक स्टडीज सुबह में है, मेरा ख्याल है 10 से 11:30 है। 11:30 से 1 इस्लामिक स्टडीज, नहीं, पाकिस्तान स्टडीज 11:30 से 1 है। और वो इस्लामिक स्टडीज 10 से 11:30 है। दोनों में है ना? हाँ, तो इस्लामिक स्टडीज कितने बजे है? सुबह 9 बजे। एक मेरे पास आ रहे हैं, वो 9 बजे आ रहे हैं, जो वेडनेसडे को 17 तारीख को 17 नहीं, 17 को है। टाइम भी मेरा ख्याल है 10 से 11:30 है। और पाकिस्तान स्टडीज जो है वो 11:30 से 1 है। चले कर देंगे इंशाल्लाह। आवाजें नहीं निकालो, खामोशी से लो। आखिरी वाले का क्या? स्लाइड नंबर 24। 1901 से 1947 तक। तो सारे लिखने हैं। जितने भी आते हैं वो तो लिखें कम से कम। नंबर देने का पूरे नंबर उसके हिसाब से दूंगा ना। क्या पूछ रही है? ये आगे वाले का देख के भी कर रही है। आप अपना बचाएं। हाँ, एक जैसा होगा ना तो आप अपना बचाएं। आपका देख देख के लिख रही है। हाँ सर 1 वर्ड लिखते हैं। हाँ, एक लफ्ज में भी लिख सकते हैं। सर 1 वर्ड में लिखना है या सारे डेट मतलब ईयर्स लिखना है पूरा? जहाँ पे हाँ। क्वेश्चन के आप सिर्फ जो भी उस वक्त वाकया पेश आए उसका नाम लिखते हैं, उसका निकालते हैं जो भी ईयर है, बस ये भी काफी है। डिटेल नहीं लिखना। ये भी लिखना है मतलब जैसे पंजाब दिस ईयर में वाला ये भी लिखना है ना सर? अभी अभी करना है। हाँ, 5 बजे शुरू हो जाएगा लेक्चर में और बाद अटैच करके सब्जेक्ट ऑप्शन ऊपर सबमिट करना है।
पर तस्वीर पिक्चर जो है साफ सुथरी देना, कैमरा लाइट वाइट खोल के ले लेना। भाभी मशवरे से नहीं करना पूछने वाली है, आपने दिमाग से खुद करो, क्योंकि पेपर में भी आपने खुद करना होगा। What important event happened in 1947? हाँ, कोई एक इवेंट भी लिख दें जो भी वाक्य हुआ। तीन इवेंट बोल दो कि 1901 पर लेकिन का डेट भी डालने का है। हाँ, ये तो लिखे हैं। तीन बोल दो तीन नहीं, एक भी बहुत है जो ऊपर एमसीक्यू है। नहीं पता तो क्या बात है। नहीं आप फिर लो है 42 में तो अच्छे खाते हैं। 1901 से 1947 तक तकरीबन है तो बहुत ज्यादा 30 से 35 है। सब पांच बोल होंगे, लेकिन कब आप 8 तो जो हुआ उसके नाम लिखते हैं, नहीं डिस्क्रिप्शन नहीं देनी, बस नाम और ईयर लिखे बस। नेम और ईयर लिखे, वो किस सन में हुआ और उसका वो कौन सा इवेंट वाकई हुआ। 10 तो लिखेगा उसका क्वेश्चन 2 से। नहीं पहला बताओ, पहला वाला सही। जिसका हो जाए ब्लैकबोर्ड पे अपलोड करते हैं, तस्वीर लेके बड़े पीडीएफ बनाए, सर वैसे ही करते बड़ी की फाइल बनाए, जो भी जितना भी अटैच करके बस सही से सर टाइम कितना होगा हमारे पेज लिखना किसी तरह भी अभी करना है आपके आज क्लास ऑफ होने से पहले, फिर वो असल में इनविजिबल हो जाए, छुप जाएगा, ऑप्शन चला जाएगा, उसमें शायद टाइमर लगा हुआ है। ये आपके हाथ कर दें तो अच्छा है। चाहे तो उसके साथ ही बैठ जाओ। देखिए इंसानियत की जगह हिम्मत कर रहे हैं कि हवा का काम तो तब होगी बस एक सवाल बंगाल में
जितने भी इनके दरमियान हुए ना बिल्डिंग, उनके नाम इधर है। 10-12 तो लिखने का सर मेरे ना एक थोड़ी बात सर मैं लिखा था ना इंग्लिश के पंजाब पार्टिशन सर पाकिस्तान होने से पहले गवर्नमेंट बोला लगा जी सर पहले हो गया पंजाब को पार्टीशन सर मैंने पढ़ा पाकिस्तान में पंजाब शामिल हुआ था पार्टीशन और पार्टीशन अगर वो पाकिस्तान में शमूलियत देता है क्या क्योंकि सर मैंने कुछ किताबों में लिखा कि 1947 अरे सही बात है पाकिस्तान हाँ बहुत सारे मिस्टेक्स सही बात है 50 साल से टेक्स्ट बुक वही चल रही है हमारे चाचू ने भी वही वही हाँ सही बात है ना वही टेक्स्ट बुक पढ़ी जल्दी कर लो, तो बहुत आसान है। सर पेन कार्ड नहीं दिए सर एक पहले क्या हो गया तो तस्वीर लो, इसकी पिक्चर लो और ब्लैक बोर्ड पे अपलोड कर दो अटैच करके
सर 10 नहीं हो रहे सर, 9 असाइनमेंट में आ रहा होगा कुछ सर 10 सबमिटिंग तो हो रहा है आगे किरण 9 हो रहे इवेंट बोल रहे हैं 9 हो गया इवेंट। अच्छा आप कह 10 बस सही है, चलो 10 हो जाता है। पेपर में इस तरह से ना लिखिएगा, पेपर रेडियल ह्यूमर अटैच होके और सबका हुआ सर राइटिंग सर आपको चाहे ना पेपर किसने दिए? चलो मैं अपने नाम पे दे जल्दी अपलोड कर दो। इसका रहेगा बाहर देखो, इंटरनेट नहीं आ रहा है या हॉट स्पॉट ले लो किसी से।
वो बेड के साथ में दे दो। टाइम नहीं मिलता चेक करने का, टाइम नहीं मिलता। टाइम तू भी कर साथ में। मुझे हॉटस्पॉट दो यार इनको, कोई अच्छा नेट जिसका है। मसला ये है भाई, मसला ये है कि अभी गायब हो जाएगा वो, फिर मैं कोई मसला नहीं देखूंगा, फिर मुझे कोई मसला नहीं सुना। गायब हो जाएगा, अल्लाह के बंदे सुन समझ नहीं रहे बात। किसी भी तरह उसको भेज दो, आप हॉटस्पॉट ले लो किसी से, कुछ ना कुछ कर लो। क्विज है ये, टाइम टू टाइम दिया जाता है। क्या हुआ? मतलब क्वेश्चन नंबर जरूर डाल दो, 1 2 3। हाँ वही ले रहा हूँ। और अलिशबा, अमजद अली शाह, आयशा हसन, वही रहना, तुम जाना नहीं है बस। आयशा नदीम, फातिमा समी, गुल नबी, हफ्सा इसरार, हानी आमिर, हसीना बीबी, हुमैरा शब्बीर। हुमैरा शब्बीर चली गई ना, आई नहीं, मैंने उसको बोला अभी तक क्विज है, आ जाओ फौरन। इमाला थानवी, इकरा, खुदैजा, माहिन वसीम, 2 मिनट बैठ जाओ। मूनुल वरीशा, नेमत, नेमत आप हैं? नजाफत अकी, रिदा बतूल, रिदा जुल्फिकार, रिमशा कंवल, सफीना कंवल, सानिया अलवी, सेहर, शहीरा आलम, शामिर शाहिद, सईदा ईशा अली, सईदा खुशना, लगा दी। सईदा जरमीन कैफी, तैयबा उम्मे रुबाब, जैन इमरान। अच्छा भाई, Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Famous Scholar को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह।